मित्रों नमस्कार। आज की कहानी गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित है और शिष्य क्या होता है और उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए, यह भी 1 या 2 एपिसोड पहले मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की थी। इसी क्रम में आगे की कहानी बहुत ही अच्छी है और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तो एक शिष्य भाव से अपने जैन गुरु के पास पहुँचा। जैन परंपरा, जैसा कि आपको मालूम होगा, जापान की तरफ ज़्यादा प्रसिद्ध थी। वहाँ पे उनके आश्रम रहते थे गुरुओं के, और वहाँ पे बहुत सारे शिष्य जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आते थे, वो अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया करते थे। तो ऐसे ही एक शिष्य पहुँचा ढूंढते ढूंढते गुरु को, जैन फकीर के पास, और उसने कहा कि मुझे आपसे सीखना है, ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरु ने उसको देखा और उसको एक बात बोली कि तुम एक काम करो, यहाँ बहुत सारे शिष्य रहते हैं और सबके बीच में काम बटे हुए हैं। तुम एक काम करो, तुम जो यहाँ अपने खेत में चावल पैदा होते हैं तो उनको कूटो। तुम्हारा काम ये रहेगा आज के बाद कि वो चावल कूटो, ताकि उनका वो छिलका अलग हो सके और चावल पकाने लायक हो जाए, जैसा कि आप जानते होंगे। तो शिष्य ने ये भी नहीं पूछा कि कितने समय तक, लेकिन गुरु ने खुद ही कहा कि तुम इसके बाद मेरे पास आना मत, तुम मेरे पास इसके बाद आना मत। तुम केवल एक काम करो, चावल कूटो, बस यही एक काम तुम्हारा है। यदि आना होगा तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, पर तुम मेरे पास मत आना। इसके बाद शिष्य ने कोई नाराज़गी नहीं जताई, कोई आश्चर्य नहीं जताया कि आप ये क्या कह रहे हो। यहाँ तो हमारे शिक्षा पद्धति में ये होता है कि टेस्ट होते चले जाते हैं कि कौन कितना सीखा, 3 महीने में कितना सीखा, फिर अगले 3 महीने में कितना सीखा, उसके अगले 3 महीने में कितना सीखा। पर वहाँ वो परंपरा थोड़ी अलग है। ये जो ज्ञान की परंपरा है उसमें ये सब 3-3 महीने वाला कोई हिसाब नहीं रहता। पर शिष्य ने मान ली, ये उसकी बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है अपने को। वो चावल कूटने लगा। बाकी जो शिष्य थे उनको गुरु ने अपने काम के अलावा ये इजाज़त दी थी कि वो आपस में बात कर सकें, कि गुरु ने क्या बोला उसको एनालाइज करना, उसको समझने की कोशिश करना, उस पर वार्तालाप करना, इस बात की उनको छूट थी। लेकिन ये जो शिष्य था चावल कूटने वाला, इसको तो गुरु ने कहा ही नहीं था कि तुम और कुछ करो, तुम सिर्फ चावल कूटो और कुछ करो ही मत। तो शिष्य ने संपूर्णतया उस बात को स्वीकार कर लिया कि मुझे किसी और बात में नहीं, किसी और बात से कोई मतलब ही नहीं, मेरे को सिर्फ चावल कूटने, बस एक ही काम। सालों बीत गए, न शिष्य कभी गुरु के पास पहुंचा कि महोदय बताइए कि मैंने कितनी प्रोग्रेस की है, न गुरु उसके पास आया देखने के लिए, उसको जांचने के लिए कि ये कितना समझा है। फिर ऐसे कई साल निकल गए। अब क्या हुआ, गुरु की उम्र हो गई, गुरु की उम्र हो गई, गुरु के जाने का टाइम आने लगा। ऐसे गुरुओं को स्वतः ज्ञान हो जाता है कि उनके कितने दिन महीने बचे हैं, तो वो उसके पहले ही
तैयारी चालू कर देते अपने जाने की। अब उस पूरे आश्रम का दारोमदार किसी पे सौंप के जाना रहता है ना, तो अब किस पे भरोसा किया जाए। पूरे आश्रम की व्यवस्था, सिखाने का भार किसको सौंप के गुरु को जाना चाहिए, इस पे गुरु ने गौर किया और उसने कहा कि मैं एक सवाल देता हूँ कि ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पे ये जो अज्ञान का अंधेरा छा जाता है वगैरह, ऐसा अपन कहते हैं, ये अपने जो शिष्य सीखना चाहता है उसको क्या क्या दिक्कतें आती है उस ज्ञान को प्राप्त करने में, कहाँ कमी हो जाती है, क्या कम हो जाता है, कैसे बाधाएं दूर की जाए, वगैरह वगैरह बातें रहती हैं। तो उसने एक प्रश्न लिख के दरवाजे पर टांग दिया गुरु ने सारे शिष्यों के लिए कि भाई इस सवाल का जो जवाब देगा वो इस आश्रम को आगे चलाएगा। तो उसने कहा ज्ञान प्राप्ति में क्या दिक्कत है, इसका जवाब जो देगा। इसमें एक और वाक्य प्रयोग होता है कि दर्पण पे धूल क्या है। दर्पण यानी आत्मा, और उस पर धूल यानी अपना मन या अन्य जो बीच में व्यवधान है उनको कह सकते हैं अपन। व्यवधान क्या है? तो सारे शिष्यों में चर्चा होने लगी, सब एक दूसरे से बढ़ कर के अपनी बात बताने लगे कि ज्ञान प्राप्त करने के इसमें दिक्कत कहाँ है, क्या है। लेकिन वो चावल कूटने वाला तो इस जगह आ ही नहीं सकता था जहाँ ये लोग चर्चा करते थे ज्ञान की, वो अपना चावल कूटता रहता था। लेकिन जब ये शिष्य, बाकी के शिष्य उसके आसपास से गुजरते तो वो चर्चा करते हुए गुजरते थे कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा गुरु ने। तो एक शिष्य ने लिख दिया कि चूंकि दर्पण पे धूल जमी है इसलिए ज्ञान प्राप्ति में दिक्कत होती है। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस शिष्य ने ये लिखा था कि दर्पण पे धूल जमा हो जाती है तो हम साफ साफ चीज़ें नहीं देख पाते। उसने अपना नाम नहीं लिखा नीचे कि किसने लिखा है। बोले जब गुरु पूछेगा, क्योंकि मेरा जवाब तो सबसे बढ़िया है, तो जब गुरु पूछेगा तब कहूँगा कि ये तो मैंने ही लिखा था। और उसको पूरा विश्वास था कि इससे बढ़िया उत्तर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये उत्तर देख करके वो चावल कूटने वाला हंस पड़ा। उसने पहली बार कुछ अपनी तरफ से कुछ जताया था, बिना बोले भी कुछ बताने की कोशिश की। तो सारे शिष्य हैरान हो गए कि इस आदमी ने आज तक कभी कुछ न बोला न कुछ किया, सिर्फ चावल कूट रहा था ये। तो ये हंसा क्यों? तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम हंसे क्यों? तो उसने कहा कि आत्मा का जो दर्पण है वो इतना साफ है कि इस पे धूल जम ही नहीं सकती। तो बाकी शिष्यों ने कहा ये लिख के आ जाएं? बोले हाँ तुम्हारी मर्जी है तो लिख देना। उन्होंने वो लिख दिया। अब गुरु ने वो उत्तर पढ़ा कि दर्पण पे धूल जम जाती है, जो किसी अन्य शिष्य ने लिखा था, इसलिए हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वो पढ़ा और बहुत नाराज़ हुआ, बोला किसने लिखा है, फेंक दो इस पार्टी को। तो सब लोग चौंक पड़े, खासकर वो जिसने कहा था कि मैं तो जीतूंगा पक्का इस बात में, वो सबसे ज़्यादा घबराया। और इसीलिए घबराया
मतलब उसकी घबराहट तो पहले ही दिख गई थी जब उसने अपना नाम नहीं लिखा। फिर दूसरी उसने इसकी पार्टी पढ़ी, इसको मालूम नहीं था किसने लिखा है, लेकिन उसने अपना नाम जो भी है वो लिख दिया था कि मेरा नाम भी लिख देना। गुरु ने पार्टी पढ़ी और कहा कि आश्रम का अगला जो संचालक रहेगा, जो मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, वो ये चावल कूटने वाला है लड़का। तो आप अगर समझ पाओ, मैंने आपको गुरजीएफ की कहानी बताई थी जिसमें एक नोबेल पुरस्कार विजेता महिला को गुरजीएफ ने कहा था कि खड्डा खोदिए आप, और पीछे पीछे दूसरे शिष्य उस खड्डे को भरते आ रहे थे, वो भी उसी की आज्ञा से। तो इन दोनों कहानियों में आपको कुछ संबंध दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें और भी कोई अर्थ निकल पा रहा है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी इस मार्ग पे हूँ कि कभी समझ में आ जाए कि बात क्या है। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।